हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 12 केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हमारे इस चैप्टर का ये 6 लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, और दूसरा मेटल कार्बोनेट्स के बारे में बात करेंगे। अब हाल ही के सालों में हमारे पास इन दोनों टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हम कैसे चेक करेंगे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें स्टेबल दिया हुआ है या वो कम स्टेबल है। बड़ा सिंपल सा आइडिया होता है इसको चेक करने का। एक्चुअल में स्टेबिलिटी चेक करने के दो तरीके हैं। या तो हम स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं प्रैक्टिकल डेटा की हेल्प से, या थ्योरेटिकली भी ये काम कर सकते हैं। प्रैक्टिकल डेटा की हेल्प से कैसे स्टेबिलिटी चेक करेंगे उसके बारे में क्विकली हम लोग बात करते हैं। तो अगर हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी प्रैक्टिकली चेक करनी है मेरे बच्चे, तो यहां पर एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर हम ऑप्ट करते हैं। और हम ऐसा मानते हैं कि जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड आने वाले हैं या जो बॉन्ड बनने वाले हैं, इन दोनों बॉन्ड्स को बनाने के लिए यहां पर कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। तो सिंपल सी भाषा में बताया गया है कि जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, जिसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के लिए कुछ स्टेप्स लगेंगे। और ये हर स्टेप अपने आप में रिवर्सिबल होता है। और अगर ये हर स्टेप अपने आप में रिवर्सिबल है तो इस रिवर्सिबल प्रोसेस का कोई ना कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम चेक करके ये बता सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है या कम है। और बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर होता है। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा आ रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल है, और अगर वो कम आ रहा है तो वो कम स्टेबल माना जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मुझे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है ML4। अब ML4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने का जो तरीका होगा वो कुछ ऐसा होगा। हमारे पास एक सेंट्रल मेटल M होगा और हम इसकी 4 लिगेंड्स के साथ रिएक्शन कराएंगे, और ये चारों लिगेंड एक बाय एक एक करके मेटल में जुड़ते चले जाएंगे और लास्ट में कंपाउंड बना लेंगे ML4। अब जब ये प्रोसेस होगा तो अपने आप में रिवर्सिबल प्रोसेस है, और अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इस रिवर्सिबल प्रोसेस का कोई ना कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखने का तरीका ये होता है कि उसमें जो भी प्रोडक्ट बना है उसके कॉन्सेंट्रेशन को हम डिवाइड कर देते हैं रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशंस के साथ। तो हमारे पास एक M है तो हमने M के कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर दिया। 4 बार L आया है तो हम 4 बार L के कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करेंगे। 4 बार आप L के कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करो या L की पावर 4 से सीधे डिवाइड कर दो, दोनों का मतलब सेम होगा। तो हमारे पास इस प्रोसेस का ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज्यादा आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को उतना ही ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना कम आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को उतना लेस स्टेबल माना जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो स्टेबिलिटी आने वाली है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आने वाली है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो इस पूरी रिएक्शन का आने वाला है। ठीक है, इसे आप स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हो। तो जितना ज्यादा K होगा उतना ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल होगा, इसे हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। और जितना कम होगा K की वैल्यू, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उतना कम स्टेबल होगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये आइडिया पकड़ में आया है। अब अगर ये आइडिया पकड़ में आया है तो उसके ऊपर एक फटाफट छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया मिल जाए कि इस तरह के कॉन्सेप्ट हम सॉल्व कर पाएंगे अब या नहीं। तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अरे यार, रिमोट को क्या हो गया मेरे भाई। चलो इसे यहीं से देखते हैं। फिर क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय Cu2+ आयंस इज मोस्ट स्टेबल। Cu2+ आयन के कई सारे हमने कॉम्प्लेक्स बनाए हैं और उनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके लॉग का डेटा दिया है। K का नहीं, उसके लॉग का डेटा दिया है। K का लॉग हमने लिया है। अरे यार, K का लॉग अगर आपने ले भी लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर K की वैल्यू ज्यादा होगी तो लॉग K की वैल्यू भी ज्यादा ही आएगी। ये बड़ा सिंपल सा आइडिया है। ठीक है, बस लॉग क्या करेगा, अगर K के ऊपर कोई मतलब K की अगर मान लो ऐसे कोई वैल्यू आई कि अगर K की वैल्यू आई 2 × 10⁻3, ठीक है, या लेट्स से कुछ K की ऐसी वैल्यू आई 10⁻3, तो log K अगर आप निकालोगे तो log K क्या करेगा, इस 3 को बाहर निकाल देगा। तो सिर्फ सीधे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। log 10 एक्चुअल में 1 होता तो हमने 1 लिख दिया। तो आपको चाहे K का डेटा दिया हो चाहे log K का डेटा दिया हो, आप बड़े आराम से ये प्रॉब्लम कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फटाफट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमसे कुछ ऐसी बात बोल रहा है
कि हमें बताना है Cu2+ आयन इनमें से किस केस में सबसे ज्यादा स्टेबल है। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फटाफट अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं आपके लिए, तो पहले हमारे पास कंपाउंड बना है Cu2+, 4NH3 के साथ कंबाइन हुआ, CuNH3 होल 2+ बना, और यहां पर हमें log K की वैल्यू मिली है 11.6, यानी इस इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट का log की वैल्यू आ रही है 11.6। इस रिएक्शन में जब ये कॉम्प्लेक्स बना तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की log की वैल्यू आ रही है 27.3। इस रिएक्शन को जब हमने कराया तो इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के log की वैल्यू आ रही है 15.4, और लास्ट वाले की रिएक्शन में आ रही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 8.9। आपको बताना है log K का डेटा अगर हमें गिवन है तो इनमें से कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो आइडिया बड़ा सिंपल है, जिसके log K की वैल्यू ज्यादा होगी उसका K भी ज्यादा होगा, और अगर K ज्यादा होगा तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा बनने वाला है, सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनने वाला है, तो मुझे उम्मीद है K के डेटा की हेल्प से आप बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हो कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या जिसे आप स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोलते हो, याद रखना इस K को हम लोग स्टेबिलिटी कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बनने के लिए जितना ज्यादा ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आएगी ये कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, अब ये तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच हो गई, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम प्रैक्टिकल डेटा से निकालते हैं। इस K को निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए Ml4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, M का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, और L का कॉन्सेंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो इस पूरे डेटा को प्रैक्टिकली निकाला जाता है, पर हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल तरीके भी होते हैं दरअसल में एक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को चेक करने के लिए। अब ये थ्योरेटिकल तरीके क्या हैं, इसी के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, तो बड़े आराम से इनको समझना। एक एक करके मैंने सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करा है यहाँ पर। तो अब हम लोग बात करते हैं उन थ्योरेटिकल तरीकों के बारे में, ठीक है। तो अगर हम देखें स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थ्योरेटिकली अगर हमें कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो हम लोग मोटा मोटी तौर पे 4 ऐसे फैक्टर पढ़ने वाले हैं। पहला फैक्टर यहां पर आपके सामने लिखा है कि सेंट्रल मेटल आयन जितना ज्यादा साइज में छोटा होगा, सेंट्रल मेटल आयन जितना ज्यादा साइज में छोटा होगा और जितना ज्यादा उसके ऊपर चार्ज होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात बोली है। यानी अगर हमें एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टेबल मानना है या स्टेबिलिटी उसकी चेक करनी है, तो उसका सेंट्रल मेटल एटम जो होगा वो साइज में जितना छोटा होगा और उसके पास चार्ज जितना ज्यादा होगा, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, बशर्ते लिगेंड सेम होने चाहिए। लिगेंड अगर अलग अलग हो गए तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सेंट्रल मेटल आयन अलग अलग होना चाहिए। अब इसको अगर हमें चेक करना है तो हमें चार्ज तो चलो मान लो पता चल जाएगा कि किसमें चार्ज ज्यादा है किसमें कम। अगर मान लो आपके पास आयरन +2 आया, ठीक है, और एक बार आयरन +3 आया, यहां पर अगर हमारे पास दो अलग अलग आयरन आ गए तो हमें चार्ज तो सीधे पता चल जाएगा, +2 वाले में चार्ज ज्यादा है और +3 वाले में चार्ज ज्यादा है और +2 वाले में चार्ज कम है। पर साइज के बारे में कैसे पता करेंगे, अगर मान लो आपको दो अलग अलग आयन दे दिए, आयरन 2+ के साथ आपको Cu2+ दे दिया या Cr2+ दे दिया, तो आप जो अलग अलग आयन से उनकी साइज कैसे कंपेयर करोगे। चार्ज तो सेम हो गया, और चार्ज अगर सेम हो गया तो हम आयन की साइज की हेल्प से ही ये कंपेयर करेंगे कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। तो साइज का डेटा यहां पर मैं आपको दे दे रहा हूं, और बस इसे आपको इसमें से छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं। ये साइज का डेटा है मेरे बच्चे, यहां पर बस आप ध्यान से देखो। ये 3D सीरीज, मतलब जो हमारे पास 3D में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, इन सारे मेटल्स के आयंस के साइज का डेटा यहां पर दिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसी से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं तो आपको बड़े आराम से ये दिखाई देगा कि यहां पर हमने आयनिक रेडियस लिखी है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और इन सारे एलिमेंट की जिंक तक। लेकिन यहां पर आयनिक रेडियस उनकी है जब इन सारे आयंस के ऊपर +2 चार्ज है, और अगर इन सारे आयंस पे +3 चार्ज है तो हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब इस पैटर्न में हमें एग्जैक्ट डेटा याद नहीं रखना है, हमें बस ये देखना है कि किसका साइज कम हुआ और किसका साइज बढ़ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्रोमियम, जरा नोटिस करो, क्योंकि चाहे हम +2 वाले आयंस के बारे में बात करें या +3 वाले आयंस के बारे में बात करें, इस पूरे सीक्वेंस में सबसे छोटा साइज क्रोमियम का ही आ रहा है। यानी क्रोमियम इन सारे सीक्वेंस में सबसे छोटे साइज का है, ठीक है, एटलीस्ट
कोबाल्ट या निकल तक। हाँ, +2 में अगर बात करें तो हमारे पास कॉपर सबसे छोटा हो जाता है, और कॉपर +3 में हमें मिलता नहीं है, इसलिए यहां पर कॉपर का +3 का कोई भी डेटा यहां पर हमारे पास नहीं लिखा हुआ है। तो अगर +2 वाले साइज में अगर बात करें तो कॉपर सबसे छोटा, फिर क्रोमियम, फिर हमारे पास यहां पर जो कोबाल्ट और निकल, ठीक है, कोबाल्ट निकल, और अगर आयरन देखें तो कॉपर, क्रोमियम, आयरन, फिर उसके बाद लगभग लगभग मैंगनीज और कोबाल्ट लगभग लगभग बराबर ही है, और निकल उससे ज्यादा है। तो अब यहां से साइज का डेटा कंपेयर कर सकते हो, और जिसका साइज ज्यादा होगा वो अनस्टेबल होगा, जिसका साइज कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसा क्यों? एक्चुअल में जिन मेटल्स का साइज छोटा होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे लिगेंड के साथ। अब बॉन्ड जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वाली बात आपको पकड़ में आ रही है। तो यहां पर ये बात रखना, +2 आयन अगर हमें मिल रहे हैं तो कॉपर आयन का साइज सबसे छोटा है, तो वो बहुत स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। क्रोमियम आयन उससे बड़ा है, तो कॉपर के बाद क्रोमियम बनाएगा। फिर हमारे पास आयरन है, फिर हमारे पास कोबाल्ट, फिर मैग्नीज, फिर हमारे पास निकल। लगभग लगभग जो मैग्नीज और निकल है लगभग लगभग बराबर ही, ठीक है। अगर इन दोनों में स्ट्रिक्टली कंपेयर करोगे तो निकल थोड़ा सा कम है, मैग्नीज थोड़ा सा ज्यादा है। और +3 में इस तरह से क्रोमियम यहां पर भी सबसे छोटे साइज का आयन हमारे पास अवेलेबल है। तो साइज की हेल्प से ऐसे जज करेंगे। अब अगर ये बात हमें समझ में आ रही है कि साइज जिस मेटल का छोटा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आने वाली है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो इसके बिहाफ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता चले कि कितना ये हमें आइडिया अच्छे से क्लियर हुआ है। अब जैसे यहां पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें बताना है इन दोनों कंपाउंड्स में से कौन ज्यादा स्टेबल है। अब यहां पर CrH2O6 दे रखा है और यहां पर FeH2O6 दे रखा है। अगर आप नोटिस करो मेटल के ऊपर चार्ज दोनों केस में सेम है, +3 तो अगर मेटल के ऊपर चार्ज सेम है तो चार्ज से जजमेंट नहीं करेंगे यहां पर, यहां हम जजमेंट करेंगे दरअसल में साइज से। और हमें पता है क्रोमियम और वाटर में सबसे छोटा साइज किसका है? क्रोमियम और वाटर में छोटा साइज है क्रोमियम का। तो हम लोग यहां पर बड़े सिंपल सी भाषा में ये बोल सकते हैं कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ क्रोमियम, CrH2O6 will be more stable। और ऑलरेडी ये क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन जेई में आ जाता है। बस बच्चों को अगर डेटा पता नहीं है, सही से इंफॉर्मेशन पता नहीं है, तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए डेटा याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिमिलरली यहां तो साइज के बारे में हमने बात कर ली। अब अगर चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज के ऊपर भी एक क्वेश्चन है हमारे पास। यहां पर हमसे पूछा गया है इन दोनों कंपाउंड में से कौन ज्यादा स्टेबल है। दोनों कंपाउंड्स को अगर हम ध्यान से देखें तो एक नजर में ऐसा देखने में लगेगा ये तो दोनों सेम चीजें हैं, पर सेम नहीं है। यहां पर कंपाउंड हमें दे रखा है FeCN6 और चार्ज है 3-, और यहां पर कंपाउंड है FeCN6 और चार्ज है 4-। तो क्योंकि यहां पर इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज अलग है, तो इस मेटल के ऊपर भी चार्ज अलग अलग होगा। तो भले चाहे मेटल आयन सेम एटम का प्रेजेंट है, यहां पर लिगेंड सेम टाइप के प्रेजेंट है, पर इन मेटल पे चार्ज अलग अलग है। अब अगर मैं इन पे चार्ज निकालूं तो जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा आएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसके ऊपर चार्ज कम आएगा वो कम स्टेबल होगा। तो बस मैं चार्ज निकाल लेता हूं। सबसे पहले हम यहां पे चार्ज निकालते हैं इस कंपाउंड पे। तो इस कंपाउंड में अगर हम चार्ज निकालें तो हम ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से चार्ज निकाल सकते हैं। मान लेते हैं इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है X, साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। 6 साइनाइड के हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 6 × -1, और ये सारी वैल्यू -3 चार्ज के बराबर होगी। तो यहां से अगर X की वैल्यू निकालें तो +3 आ रही है। इन शॉर्ट इस आयरन के ऊपर चार्ज है +3। यहां पर अगर निकालें तो अगर इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर माने Y, 6 साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर 6 × -1, और ये -4 चार्ज के बराबर होगा। -6 को राइट साइड में भेजोगे +6 हो जाएगा, Y की वैल्यू +2 आ जाएगी। यानी यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, और जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है आयरन के ऊपर वही दरअसल में यहां पर आयरन का चार्ज है +3, और यहां +2 है। तो +3 वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो बिल्कुल सेम है। तो यहां पर हम बड़े सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं कि FeCN6 3- will be more stable। और इसकी मोर स्टेबिलिटी का रीजन है इसके ऊपर, मतलब इसमें आयरन के ऊपर ज्यादा चार्ज होना, ड्यू टू हाई चार्ज ऑन आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स आयन में
आयरन के ऊपर ज्यादा चार्ज अवेलेबल है, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है। तो साइज और चार्ज की हेल्प से आप बड़े आराम से जज कर लोगे। पर सिर्फ यही दो क्राइटेरिया हमारे पास अवेलेबल नहीं होते। देखो, जब भी इन दो क्राइटेरिया को आप लगाओगे, तो अगर आप चार्ज की हेल्प से देखोगे तो आप नोटिस करना लिगेंड हमारे पास सेम होंगे, क्योंकि अगर लिगेंड भी चेंज हो गए, चार्ज भी चेंज हो गया, तो हमारे लिए जजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर तो हमें प्रैक्टिकल डेटा की हेल्प से ही जज करना पड़ेगा। अगर हम थ्योरेटिकल डेटा की हेल्प से जज करना चाहते हैं, तो हम एटलीस्ट किसी ना किसी चीज को सेम रखेंगे। चार्ज की हेल्प से जब भी आपको जजमेंट करना होगा, लिगेंड सेम होगा, और अगर साइज की हेल्प से कंपेयर करना होगा, तो हमारे पास तब भी लिगेंड सेम होगा, ताकि हम मेटल के साइज की हेल्प से कंपैरिजन कर पाए और मेटल बदल जाएगा। अब इसके अलावा और क्या तरीके होते हैं अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को चेक करने के? तो एक तो हो गया स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज। इसके अलावा जो अगला तरीका है हमारे पास, वो है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अब मेटल के साथ लिगेंड बॉन्ड करने वाला है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इंक्रीज करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इंक्रीज करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, तो हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत डिटेल में पढ़ी है, और हमने वहां पर एक सीरीज पढ़ी थी जिसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये सीरीज हमें ये बताती है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माना जाएगा और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड माना जाएगा। तो जैसे जैसे हम सीरीज में राइट की तरफ जाते हैं, लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं, या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते चले जाते हैं, और राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ हमें मिलेंगे वीक फील्ड लिगेंड। तो आयोडाइड आयन बहुत वीक फील्ड लिगेंड है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग Br माइनस है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग S2 माइनस है, फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये सारे लिगेंड आएंगे जिसमें ये ऑक्सिलेट आ जाएगा, फिर ऑक्साइड आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, और वाटर तक हम लोग मॉडरेटली वीक लिगेंड ही मानते हैं। इसके बाद से लिगेंड स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। तो NCS माइनस स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाएगा, पिरिडीन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अमोनिया और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एथिलीन डायमीन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, नाइट्रेट, ट्राइफेनिल फास्फीन, साइनाइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन जब आप इस आइडिया को अप्लाई कर रहे होंगे, तो कई बार जो हम मेटल इस्तेमाल करेंगे वो सेम रहेगा, मतलब मेटल सेम रहेगा पर लिगेंड बदलेंगे, तभी तो हम आराम से जजमेंट कर पाएंगे। अब मेटल भी बदल जाए, तो मेटल का साइज और चार्ज चेंज होगा, और साथ में लिगेंड भी बदल जाए, तो हमारे लिए जजमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए बहुत ही कॉशियसली आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अदरवाइज तो फिर प्रैक्टिकल डेटा की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट रखेगा। स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी के की वैल्यू किसके लिए सबसे ज्यादा आएगी? तो यार, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा उसके के की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो अगर हम ये चेक कर लें कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसी के के की वैल्यू ज्यादा आने वाली है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं यहां पर मेंशन करूंगा मेरे बच्चे, स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम लोग के बोल रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इसे बीटा बोला गया है। तो कभी बीटा लिखकर अगर आ जाए तो आप घबराना मत। अगर उन्होंने ऐसे लिख दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज हाईएस्ट बीटा, तो बीटा का मतलब है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे ऑप्शंस में, तो आपको साफ दिखेगा मेटल हर केस में सेम है, चार्ज हर केस में सेम है, बट लिगेंड बदल रहा है। अभी Cl4 माइनस है, फिर Br4 है, फिर I4 है, और फिर CN4 है। तो अब लिगेंड बदलने पर हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करने वाले हैं? तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है? तो हमें पता है साइनाइड सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद या कार्बोनिल के बाद। तो यानी इस केस में जो Cn माइनस है ये सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है, तो इस कंपाउंड का स्टेबिलिटी भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यही कंपाउंड क्या हो जाएगा इन चारों केस में? मोस्ट स्टेबल। और अगर यही मोस्ट स्टेबल होगा तो इसके बीटा या के की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर आप ये बात समझ गए हो कि लिगेंड के स्ट्रेंथ के बिहाफ पर आप कैसे चेक करोगे कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। इसके बाद अगर बात करें, तो अगली चीज जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करती है, वो है ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें किलेटिंग लिगेंड्स होते हैं। किलेटिंग लिगेंड्स मतलब जिनमें एक से ज्यादा डोनर साइट होती है। जैसे सबसे बड़ा किलेटिंग लिगेंड जो हमने रटा था
वो हमने पढ़ा था EDTA, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ये इतना बड़ा लिगेंड होता है, ये बीच में मेटल M है, और मेटल M के अलावा बाकी जो पूरी चीज देख रहे हो ये मेरे बच्चे दरअसल में है हमारा EDTA, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट लिगेंड। और नोटिस करो इस एक लिगेंड ने, ठीक है, मेटल को चारों तरफ से घेर लिया। ये इतना ज्यादा दरअसल में हाई डेंसिटी का लिगेंड है। इसमें हमारे पास टेट्रा एसीटेट यानी 4 एसीटेट आयन होंगे। तो ये देखो, ये एक एसीटेट, ये दूसरा एसीटेट, ये तीसरा एसीटेट और ये चौथा एसीटेट। साथ में क्या है, एथिलीन डाइअमीन, तो यानी 2 अमीन होंगे। तो देखो 2 अमीन हमें मिल रहे हैं। तो यहां पर टोटल 6 डोनर एटम है, और आई एम सॉरी, और 6 के 6 मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसे लिगेंड जिनकी डेंसिटी यानी जिनके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा होती है, उन्हें हम बोलते हैं किलेटिंग लिगेंड्स। और इन्हें किलेटिंग लिगेंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब इन EDTA ने मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे तो देखो एक क्लोज रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, और इन क्लोज रिंग टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम लोग मेरे बच्चे बोलते हैं किलेट। अब जैसे ही किलेट बनता है तो ये सारी चीजें एक दूसरे से बहुत टाइटली जुड़ जाती हैं, और अगर बहुत टाइटली जुड़ जाएंगी तो इनकी एंट्रोपी घट जाती है। आपको पता है ना, एंट्रोपी दरअसल में रैंडमनेस का मेजरमेंट होता है। जो चीजें जितनी ज्यादा रैंडमली मूव करेंगी उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी, और जो चीजें रैंडमली मूव नहीं कर पाएंगी उसकी एंट्रोपी घट जाती है। और अगर एंट्रोपी घटती है तो भी चीजें ज्यादा स्टेबल हो जाती हैं। तो यहां पर एंट्रोपी घटने की वजह से ये किलेट कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जितना ज्यादा किलेटिंग लिगेंड्स के साथ जुड़ा होगा या जितने स्ट्रॉन्ग किलेटिंग लिगेंड के साथ जुड़ा होगा, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा आएगी। EDTA इसका एक एग्जांपल है। इसके अलावा जो एग्जांपल हमने पढ़े हैं वो है ऑक्सलेट। अगर आप लोग को याद हो, ऑक्सलेट भी एक किलेटिंग लिगेंड है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, ऑक्सलेट क्या कंपाउंड होता है, उसका फॉर्मूला होता है C2O4 2- और ये कुछ ऐसा दिखता है मेरे बच्चे। इसमें 2 कार्बन आपस में जुड़े होते हैं, और क्या नाम है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप वाले, और इन ऑक्सीजन के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। तो यहां पर लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होती है इन दोनों ऑक्सीजन के पास, और अगर ये दोनों मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे मेटल के साथ, यानी ये किलेट बना लेंगे। लेकिन नोटिस करो, ये किलेट इस किलेट के कंपैरिजन में वीक है। तो यहां पर बहुत बड़ी रिंग और बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही है, एक ही मॉलिक्यूल बहुत सारी जगहों से मेटल को बाउंड कर रहा है, बट ये नहीं कर रहा है। तो ये किलेट थोड़ा वीक माना जाएगा। इसके अलावा एक और किलेट लिगेंड जो बड़ी आसानी से हम बहुत कॉमनली अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पढ़ते हैं, वो है एथिलीन डाइअमीन, EN, ठीक है। तो एथिलीन डाइअमीन भी हमारे पास एक किलेटिंग लिगेंड अवेलेबल है। तो किलेटिंग लिगेंड अगर हमारे पास प्रेजेंट होंगे तो ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। अब मान लो इन दोनों में कंपैरिजन पूछ लिया कि यार एक बार EDTA है और एक बार EN है, कौन ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, तो ऑब्वियसली EDTA बनाएगा, ठीक है। तो किलेट जितना स्ट्रांग होगा या जितना ज्यादा क्लोज रिंग अच्छे से बनाएगा, किलेट कॉम्प्लेक्स अच्छे से बनाएगा, हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब अगर ये बात समझ में आई है तो इसके ऊपर फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन है। अब इन कॉम्प्लेक्स को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें तुम पाओगे कि मेटल भी बार बार चेंज हो रहा है और लिगेंड भी बार बार चेंज हो रहा है। एक बार एल्युमिनियम के साथ ऑक्सलेट लगा है, प्लैटिनम के साथ एथिलीन डाइअमीन लगा है, सिल्वर के साथ अमीन लगा है और निकेल के साथ EDTA लगा है। तो मुझे उम्मीद है आपको खुद यहां समझ में आ रहा होगा, यहां पर किलेटिंग लिगेंड की हेल्प से हम लोग एक्चुअल में स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। यहां पर ना तो हम साइज की हेल्प से जजमेंट कर सकते हैं, ना यहां पर हम लोग चार्ज की हेल्प से जजमेंट कर सकते हैं, और ना ही यहां पर हमने और कौन सी चीज पढ़ी थी दूसरे में, लिगेंड की हेल्प से, लिगेंड के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो हेल्प करेगा वो है लिगेंड्स का किलेटिंग नेचर, और यहां पर इन चारों में सबसे ज्यादा किलेटिंग नेचर किसका अवेलेबल है, EDTA का। तो यहां पर ये कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा ड्यू टू किलेट फॉर्मेशन। अच्छा, अगर मैं मान लो यहां पूछ लेता इनमें से सबसे लेस स्टेबल कौन है, तो भी ये बात आप बड़े आराम से बता सकते थे कि इनमें से सबसे लेस स्टेबल कौन है। दरअसल में EDTA किलेट बनाता है, एथिलीन डाइमीन किलेट बनाता है, ऑक्सलेट किलेट बनाता है, अमोनिया किलेट नहीं बनाता।
और अगर ये किलेट नहीं बनाएगा तो यानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा मेटल के साथ, तो इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बाकियों के कंपैरिजन में कम होगी। तो लीस्ट स्टेबल ये हो जाएगा और मोस्ट स्टेबल ये हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। ठीक है, अब मान लो इन दोनों में चेक करना पड़ गया तो भाई यहां तो प्रैक्टिकल डेटा ही हमारी बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट जो हमारा फैक्टर है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को गवर्न करता है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या चीज होती है? दरअसल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप ऐसे नहीं, एक ग्रुप में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है हमारी ये चेक करने में कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब बेसिकली में ये होता है, आपको ये पता ना कि न्यूक्लियस अपने बाहर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे कुछ इस तरह से। जैसे मान लो ये कोई न्यूक्लियस है किसी मेटल का जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पहली ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हमने बना लिए। अब मान लो ये न्यूक्लियस दूसरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, तो अपने चार्ज की वजह से इसे अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स इसे रिपेल करेंगे। तो इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन है वो इफेक्टिवली घट जाएगा। जरा सोचो अगर ये इलेक्ट्रॉन ना होते तो कोई रिपल्शन फोर्स ना होता और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की प्रेजेंस में बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन ने इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को वीक कर दिया है, और इस तरह से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन के साथ निकाला जाता है उसे बुलाया जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा सेंट्रल मेटल एटम पर, हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब इसका एक बहुत ही बढ़िया सा मैं एग्जांपल बताता हूं। डी ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक में हमारे पास एक ग्रुप है जिसके मेंबर है निकिल, पैलेडियम और प्लैटिनम। ये तीनों एलिमेंट बहुत कॉमनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट में। तो इस ग्रुप के मेंबर को कैटलिस्ट बनाने वाला ग्रुप भी बोलते हैं। निकिल को भी आपने पढ़ा होगा, बहुत जगह एज कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, पैलेडियम को भी और प्लैटिनम को भी। अब यहां पर मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। यूजुअली जब हम लोग ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, ये बात तो फैक्ट है। यहां पर भी साइज इंक्रीज होता है पर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। दरअसल में पैलेडियम से प्लैटिनम में जब हम जाते हैं तो हमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन फील करना पड़ता है यहां पर। अब ये अगर वर्ड पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, बस इतना जानो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्लैटिनम का साइज उतना नहीं बढ़ पाता जितना उसे बढ़ना चाहिए। यानी इन शॉर्ट पैलेडियम और प्लैटिनम का साइज लगभग बराबर रहता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन पैलेडियम से जब हम प्लैटिनम की तरफ जंप करते हैं तो प्लैटिनम में एक्स्ट्रा 32 प्रोटॉन आ जाते हैं। अब जरा समझना, साइज बहुत ज्यादा यहां पर पैलेडियम से प्लैटिनम जाने पर नहीं बढ़ा, पर प्रोटॉन कितने एक्स्ट्रा बढ़ गए? 32। क्योंकि पैलेडियम से प्लैटिनम जाने के लिए आप क्या करोगे, एक एक करके आगे एलिमेंट बढ़ते चले जाओगे। तो पैलेडियम के बाद 32 एलिमेंट भरने के बाद नंबर आएगा प्लैटिनम का। तो प्लैटिनम में पैलेडियम से 32 ज्यादा प्रोटॉन होते हैं। अब 32 प्रोटॉन बढ़े पर साइज नहीं बढ़ा, तो जरा सोचो अगर 32 प्रोटॉन बढ़ गए, मतलब मान लो ये पैलेडियम का साइज है और ये हमारा प्लैटिनम का साइज है। पैलेडियम में जितनी भी प्रोटॉन थे, प्लैटिनम में उसके कंपैरिजन में 32 ज्यादा प्रोटॉन है। यहां पर प्रोटॉन अगर बहुत ज्यादा आ गए तो अब ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे और प्लैटिनम इतना स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो निकिल से प्लैटिनम की तरफ जाते हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो मतलब प्लैटिनम के जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे एज कंपेयर टू निकिल। और इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आपके स्कूल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे याद रखना, जैसे मान लो अगर मैंने आपसे पूछा इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, तो यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा मेरे बच्चे PtCl4, और इसके पीछे रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्लैटिनम का ज्यादा है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये चारों आइडिया आप लोगों को बहुत अच्छे से पकड़ में आए। अब इन चारों आइडिया के बेसिस पर आप बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस तरह से स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहां पर खत्म हो जाता है। अब अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
अब इसमें हम लोगों को आगे जो डिस्कस करना है मेरे बच्चे, वो बात करना है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स में हम बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे जब कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है तो इस बॉन्डिंग में क्या क्या खास बातें होती है जिन्हें हमें समझना जरूरी है, और इसके ऊपर कई सारे थ्योरेटिकल और गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते रहते हैं और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर ये फैक्ट आप अपने दिमाग में रिटेन कर ले गए तो बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाने हैं। अब बेसिकली में कार्बोनिल कंपाउंड जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बनाते हैं तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड का मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं और यहां पर मेटल के साथ सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड ही प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ लिगेंड प्रेजेंट है और कोई लिगेंड प्रेजेंट नहीं है तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोला जाता है। होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें सिर्फ एक ही टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है। जैसे यहां पर निकल से सारे कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्डेड है, यहां पर भी आयरन से सारे कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्डेड है, यहां पर क्रोमियम मैग्नीज कोबाल्ट से सारे कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्डेड है। तो ऐसे कंपाउंड्स को होमोलेप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड्स हम बोल देते हैं। अब कार्बोनिल कंपाउंड जब हम बनाते हैं किसी भी मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और निकल के बीच में बॉन्ड करके तो अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर निकल का अगर 4 आ रहा है तो यहाँ पर NiCO होल 4 बनेगा जिसकी ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल। Fe के साथ CO होल 5 आ रहा है, इसकी ज्योमेट्री आ रही है ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। हमारे लिए बड़े इंटरेस्टिंग केस हो जाते हैं ये मैग्नीज और कोबाल्ट के केस। आप जरा नोटिस करो निकल आयरन और क्रोमियम ये जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो एक ही एक एटम इनका कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बना रहा है। लेकिन जब मैग्नीज और कोबाल्ट ये बॉन्डिंग शो कर रहे हैं तो यहां पर 2 मैग्नीज की यूनिट आपस में जुड़ी, 2 कोबाल्ट की यूनिट आपस में जुड़ी, तब जाकर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कार्बोनिल वाले बन रहे हैं। तो ऐसा क्या है मैग्नीज और कोबाल्ट में कि ये डिफरेंट तरीके से बिहेवियर शो कर रहे हैं और आयरन निकल और क्रोमियम डिफरेंट तरीके से बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो उसे मैं यहां पर बड़े आराम से आपको बता देता हूं। ये एक्स्ट्रा एक इन्फॉर्मेशन है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है लेकिन आपके काम की बहुत है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको एक बात बताऊं। एनसीईआरटी में अगर कोई पर्टिकुलर बात नहीं भी बताई गई है तो एनसीईआरटी दरअसल में टीचर्स के लिए एक रेफरेंस की तरह काम करती है कि वो टीचर अगर कोई आपको बड़ी जरूरी बात है जो वहां पर एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है वो आपको बता पाए। देखो कोई भी किताब पूरी तरह से नहीं बराबर बराबर लिखी जा सकती, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उसको लिखने में रह ही जाती है क्योंकि उसे कंसाइज हमें रखना होता है। लेकिन यहीं पर रोल आता है उस टीचर का जो आपको चीजें पढ़ा रहे हैं। वो छोटी छोटी बातें जो वहां पर मेंशन नहीं है बट हमारी आंखों के सामने आ गई है, जैसे हमने यहां पर ऑब्जर्व कर लिया कि इन दोनों में कोबाल्ट और मैग्नीज आपस में जुड़ रहे हैं पर बाकी में नहीं जुड़ रहे। तो यहां पर हमारी ये डिस्कस करना जरूरी है ऐसा अजीबोगरीब बिहेवियर हमें क्यों देखने को मिल रहा है। इसी को कहते हैं थोड़ी कॉन्सेप्चुअल बेस स्टडी करना। तो फटाफट बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ। बहुत ही सिंपल आइडिया है। तो अगर मैं 3D सीरीज के बारे में बात करूं तो 3D सीरीज में हमारे पास एलिमेंट स्कैंडियम से स्टार्ट होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर होता है 21। फिर इसके बाद टाइटेनियम पे जाएंगे, इसका एटॉमिक नंबर 22, फिर वेनेडियम 23, 24, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, मैग्नीज का 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29। अब आप जरा नोटिस करो वो कंपाउंड्स जिन्होंने मेटल की 2 यूनिट जोड़ ली है कार्बोनिल कंपाउंड बनाने में, मैग्नीज मैग्नीज आपस में जुड़ गए, कोबाल्ट कोबाल्ट आपस में जुड़ गए। ये कंपाउंड हमें कहां देखने को मिल रहे हैं, ये है मैग्नीज और ये है कोबाल्ट। आप जरा नोटिस करो इन दोनों में मेरे बच्चे हमें देखने को मिल रहे हैं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैन यू सी दैट, यहां पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई अगर इसका एटॉमिक नंबर 25 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 25 होंगे। कोबाल्ट में अगर एटॉमिक नंबर 27 है तो प्रोटॉन 27 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 27 होंगे। तो दरअसल में जो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन वाले मेटल होते हैं जब ये कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो होगा क्या, मेटल जब भी कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कार्बोनिल क्या कार्बन अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट करता है और मेटल अपने वैलेंस शेल को नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके स्टेबलाइज करना चाहता है। तो आपको ये बात बड़े सिंपल तरीके से पता होगी। अगर मैग्नीज मान लो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और हर एक कोबाल्ट एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो मान लो अगर हमने 5 कोबाल्ट लगा दिए तो 5 कोबाल्ट कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, 10। और अगर 10 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए इसने और इसका खुद का एटॉमिक नंबर 25 है तो 10 और 25 जोड़ो कितना बन रहा है, 35। लेकिन वो नोबल गैस जो
बहुत ज्यादा स्टेबल है 35 एटॉमिक नंबर के पास, वो है दरअसल में 36 एटॉमिक नंबर की। ठीक है, 36 एटॉमिक नंबर हमारे पास कौन सी नोबल गैस का होता है? सबसे पहले नोबल गैस हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन। तो क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है 36। तो जरा नोटिस करो, अगर मैग्नीज ने 5 कोबाल्ट के साथ, अगर मैग्नीज ने 5 कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बना लिया, तो हर मैग्नीज ने 5 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर बॉन्ड बना लिया, तो हर कार्बन मोनोऑक्साइड अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन देंगे मैग्नीज को। तो मैग्नीज के पास 10 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन मोनोऑक्साइड से आ गए, 25 उसके पास अपने थे। तो यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 35। अब अगर इसे दरअसल में क्रिप्टॉन के बराबर स्टेबिलिटी गेन करनी है, तो उसके पास 36 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन अचीव ही नहीं कर पाता। तो ये कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए तो ये मैग्नीज एटम आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे ये आपस में इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर कर लेंगे, तो इस मैग्नीज के पास भी वैलेंस शेल में, मतलब या इस मैग्नीज के पास भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या टोटल 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसके पास भी, और ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन वाले जो मेटल है, वही इस तरह से 2-2 मेटल कार्बोनिल्स के यूनिट आपस में जोड़कर बॉन्ड बनाते हैं, और जिनके पास ऑलरेडी इवन नंबर ऑफ कार्बन है, ये उतने कार्बोनिल से जुड़ जाएंगे ताकि इनके वैलेंस शेल में, मतलब ताकि इनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए, या इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन अपने सबसे पास वाली नोबल गैस के बराबर हो जाए। ठीक है, सबसे पास वाली नोबल गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें टोटल। तो आयरन या क्रोमियम या वेनेडियम या निकिल जब भी मेटल के साथ, कार्बन के साथ जुड़ेंगे, तो उसके पास, इस मेटल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन क्रिप्टॉन के बराबर हो जाएंगे, विच विल बी 36। इसे हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के नाम से भी जानते हैं। आई होप ये वाली बात आप लोगों को पकड़ में आ गई है, ये ऐसा इन्होंने क्यों शो करा है अपने आप को क्रिप्टॉन के बराबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए, ताकि ये और ज्यादा स्टेबलाइज हो सके। अब मेटल कार्बोनिल की हमें दरअसल में बॉन्डिंग के बारे में डिस्कशन करना है, कि जब मेटल कार्बोनिल बॉन्ड बनता है, यानी मेटल और कार्बोनिल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो इस बॉन्ड की क्या खास बात होती है। अब देखो, हम लोगों को एक छोटा सा आइडिया तो पता है मेरे बच्चे, कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है, तो मेटल अपना वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, और लिगेंड वो ऑर्बिटल अपना ओवरलैप करा देता है मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल के ऊपर, जिस ऑर्बिटल में लिगेंड का लोन पेयर है। तो लिगेंड के पास लोन पेयर अवेलेबल होगा, और ये लोन पेयर मेटल को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में दे देंगे। तो मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, लिगेंड के पास वो ऑर्बिटल होगा जिसमें उसका लोन पेयर है। ये दोनों ओवरलैप करेंगे ताकि मेटल के पास भी वो इलेक्ट्रॉन आ जाए, और यहां पर मेटल और लिगेंड के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए। यही चीज तब भी होती है जब मेटल और कार्बोनिल के बीच में बॉन्ड बनता है। बेसिकली में कार्बोनिल यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कार्बन के पास जो लोन पेयर है वो हम डोनेट करते हैं मेटल को। और अगर हम कार्बन के लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं मेटल को, तो कायदे से मेटल के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड का लोन पेयर वाला ऑर्बिटल यहां पर ओवरलैप कर जाएगा हमारे मेटल के साथ, और इस तरह से इसके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। अब इस बॉन्डिंग का आइडिया तो बड़े आराम से समझ सकते हैं, लेकिन जब मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग होती है, तो यहां पर एक नई चीज भी होती है, उसके बारे में भी डिस्कशन हमें करना जरूरी है। यहां पर हमें बैक बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है, और वही सबसे इंटरेस्टिंग बॉन्डिंग है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास कार्बोनिल है। कार्बोनिल में हमारे कार्बन के पास एक लोन पेयर होगा एक ऑर्बिटल में, और मेटल के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, और मेटल और कार्बन का ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे हेड टू हेड, और इस तरह से मेटल और कार्बोनिल के कार्बन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। अब क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है यहां पर, तो जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। पर यहीं पर अब हमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। दरअसल में ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब हमारे पास यहां पर पाई स्टार जो लगा हुआ है, ये दरअसल में हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड में हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अवेलेबल है, और ये पाई स्टार हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड, सॉरी हाईएस्ट नहीं, लोएस्ट होगा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। मतलब देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल में अगर आप लोगों ने क्लास 11 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आपको याद होगा, नहीं तो बस छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखो। यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, तो जैसे एक एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ऐसे एक मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अवेलेबल है,
और इसका जो पाई स्टार वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो खाली है, अनऑक्यूपाइड है। और हमारे पास ये जो कार्बोनिल मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, तो मेटल के पास डी इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल होते हैं। तो नोटिस करो ये डबल डंबल शेप बना हुआ है। ये डबल डंबल शेप दरअसल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल को। और मेटल के डी ऑर्बिटल में कई बार इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अब मेटल और कार्बोनिल जब अपना सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तो उस टाइम पर मेटल के डी ऑर्बिटल में जो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, और कार्बोनिल में कार्बन का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली पड़ा है, ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे। और अगर ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए तो इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इसमें नहीं है, तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ये ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग कर जाएगा। पर ये ओवरलैपिंग साइडवेज हो रही है। देखो ये साइड से ओवरलैपिंग हो रही है, और साइडवेज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है ये बनता है पाई बॉन्ड। तो यहां पर मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल या कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग के और एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ साइड में मतलब साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं, जिससे पाई बॉन्ड बनता है। इस पाई बॉन्ड को एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता है, इसे बुलाया जाता है सिनर्जिक बॉन्ड। अच्छा, अब ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या है मैं फटाफट आपको बता देता हूं। दरअसल में कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में अगर बात करें तो इसमें मेरे बच्चे 14 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ऑक्सीजन में 8, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में 14 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 14 इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरते हैं। तो जैसे एटम में ऑर्बिटल होते हैं 1s2 2s2, ऐसे ही मॉलिक्यूल में ऑर्बिटल होते हैं सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2। फिर हमारे पास यहां पर आ जाएगा पाई 2p x और पाई 2p y, जिनका एनर्जी लेवल बराबर है। तो इनमें हुंड रूल से इलेक्ट्रॉन भरोगे तो अब तक हमने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 9वां इसमें, 10वां इसमें, 11वां इसमें, 12वां इसमें, तो दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। फिर हमारे पास आएगा सिग्मा 2pz, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब तक देखो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब इसके बाद जो हमारे पास ऑर्बिटल आते हैं वो मेरे बच्चे आता है पाई 2px स्टार ऑर्बिटल और पाई 2py स्टार ऑर्बिटल। और नोटिस करो कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में ये ऑर्बिटल खाली है, और वो ऑर्बिटल जिनके ऊपर स्टार बना होता है इन्हें बुलाया जाता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम ये सारी बातें पूरी रिवाइज करें, तो आप इनके नाम याद रख लेना। ये जिनमें स्टार लगा है ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और जिनमें स्टार नहीं लगा है ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो नोटिस आप ये करो कार्बन मोनोऑक्साइड में जो हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये यहां पर खाली है, और पाई ऑर्बिटल है। पाई ऑर्बिटल आपको पता है डंबल शेप का होता है, तो इसलिए यहां पर हमने पाई ऑर्बिटल को डंबल शेप का बनाया। और ये पाई ऑर्बिटल कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन पे खाली है, और जो जिस मेटल के साथ कार्बोनिल बॉन्ड बना रहा है उस मेटल के पास डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर ये आयरन है, यहां पर अगर मान लो आयरन के साथ बॉन्ड बना भी रहा है और आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा आएगा 3d6 4s0। तो यहां पर आयरन में डी में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे ना हमारे पास। तो आयरन के डी इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल कार्बन के जो लीस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, अच्छा अनऑक्यूपाइड है तो इसे LU लिखो मेरे बच्चे, लीस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, यहां पर जरा नोटिस करो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसी में तो इलेक्ट्रॉन नहीं भरे हुए ना, तो ये अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारे ऑर्बिटल हैं। इसके आगे सिग्मा 2pz स्टार आएगा, उसके आगे भी ऑर्बिटल आएंगे। तो सबसे पहला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है वो ये है, इसलिए इसका नाम दिया गया है लीस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां पर हमारे पास लीस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अवेलेबल है, खाली है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है डी सबशेल में, ये दोनों अपनी लैटरल ओवरलैपिंग करेंगे, पाई बॉन्ड बनेगा, और इस बॉन्ड को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। तो ये आपको और अच्छे से पता होना चाहिए कि जब मेटल कार्बोनिल के बीच में बॉन्ड बनता है तो सिनर्जिक बॉन्ड क्या चीज होती है। तो मेटल कार्बोनिल में सिनर्जिक बॉन्ड तब बनता है जब मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल के लीस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना लेते हैं। और ये लीस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होगा? इसका नाम है पाई स्टार। अच्छा, अब आपके क्लास में सवाल आ सकता है इन दोनों में से कौन होगा, तो कोई भी हो सकता है।
जिसके साथ दरअसल में डी ऑर्बिटल की एक्सेस मैच कर जाएगी, उससे कर सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक ये बातें आप लोगों को पकड़ में आ गई। इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ पर बॉन्डिंग कैसे हो रही है और सिनर्जिक बॉन्ड क्या चीज होती है। अब इस बॉन्डिंग में एक दो छोटी मोटी बातें आपको बस और अच्छे से पता होनी चाहिए मेरे बच्चे, कि जैसे ही मेटल और कार्बोनिल के बीच में बॉन्ड बनता है, जैसे ही मेटल और कार्बोनिल के कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ जैसे जैसे मेटल और कार्बन के बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वैसे वैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है ये डिक्रीज कर जाएगी। क्यों डिक्रीज कर जाएगी? बड़ा रीजन सिंपल है मेरे बच्चे। एक बात सोचो, कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। अभी इस कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3। और जब ये कार्बन अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट करेगा तो यहां चौथा बॉन्ड बन जाएगा। तो इस कार्बन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड बन गए? 4 बन गए। पर ये कार्बन मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ सिनर्जिक बॉन्ड भी बना रहा है, यानी ये कार्बन एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाना चाहता है। अब कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं पाएगा, 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो उसे पहले ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है उसे वीक करना पड़ेगा, इसे कमजोर करना पड़ेगा, या इन 3 में से एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ओवरऑल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। यही बात यहां पर मेंशन है कि जैसे जैसे मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है कार्बोनिल में, ये वीक हो जाएगा। और जैसे ये बॉन्ड वीक होगा तो इस बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की लेंथ पहले से ज्यादा हो जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। तो इसमें सवाल कैसे बनता है? इसमें सवाल कई बार ऐसे बनता है मेरे बच्चे, इस इंफॉर्मेशन पे वो ऐसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मेरे बच्चे हमारे पास Fe, ठीक है, हमारे पास मान लो FeCl5 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, चार्ज मान लेते हैं इसके ऊपर 3- है, फिर हमारे पास यहाँ पर एक FeCO5 है। इन दोनों कंपाउंड में से किस कंपाउंड में मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनने पर, ठीक है, एक काम करते हैं, Cl की बजाय Cn ले लेते हैं मेरे बच्चे। तो इन दोनों में मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनने में इसमें लिगेंड के बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो जाएगी। तो आपको पता है भाई सिर्फ कार्बोनिल में वो फैसिलिटी अवेलेबल है कि ये क्या कर सकता है, बैक बॉन्डिंग कर सकता है, सिनर्जिक बॉन्ड बना सकता है, तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और फैक्ट आपको यहां पर याद रखना है। अगला फैक्ट ये है कि मेटल और कार्बोनिल के कार्बन के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो ये बॉन्ड कब स्ट्रांग बनेगा? तो मेटल और कार्बोनिल के बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है, या इस पूरे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो मेटल के ऊपर। मेटल के ऊपर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही आसानी से मेटल और कार्बन के बीच में सिनर्जिक बॉन्ड बनेगा, और जितना ज्यादा सिनर्जिक बॉन्ड बनेगा मेटल और कार्बोनिल का बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको पूछा, ये हमारे पास आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक क्या नाम है, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड बना हुआ है, ये आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड का अगला मेटल कार्बोनिल है। इनमें से कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा आयरन और कार्बन के बीच में? तो भाई यहां पर अगर आपको ये जवाब निकालना है तो अब ये देखो किसमें मेटल के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर FeCO4 2- हमें चार्ज देखने को मिल रहा है, यानी यहां पर कायदे से आयरन के पास 2- चार्ज होगा। कई बच्चे तो यहीं पर शॉक में आ जाएंगे कि मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो मेटल कार्बोनिल में आ सकता है मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जबकि यहां पर अगर हम बात करें, भाई देखो कार्बन मोनोऑक्साइड ना न्यूट्रल होता है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है तो इसका मतलब जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो मेटल के ऊपर है। तो यहां पर आयरन के ऊपर 2- चार्ज है, और यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो आयरन के ऊपर 2+ चार्ज है। तो जिस भी मेटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटल कार्बोनिल के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा और ये वीक बॉन्ड बनाएगा। तो ये कहानी है मेटल कार्बोनिल्स की। मुझे उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आई होगी, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहां पर हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और मेटल कार्बोनिल्स की कहानी को बहुत अच्छे से समझ लिया है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे बच्चे इसे अच्छे से अपने दिमाग में बैठा ले, क्योंकि जितने अच्छे से आपकी चीज आपके दिमाग में आपके जहन में बैठेगा उतने अच्छे से आप अपने एग्जाम में अगर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए तो वो कर पाओगे। देखो एक्चुअल में एग्जाम अच्छे करना रिटेंशन का गेम है। जितना ज्यादा आपने चीजें पढ़ी है, देखो क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे अटेंशन देकर पढ़ते हैं, पर हर बच्चा क्लासरूम से इक्वल इंफॉर्मेशन
लेकर नहीं जाता। कुछ अपने दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन ज्यादा रिटेन करते हैं, कुछ बहुत कम कर पाते हैं। फिर कुछ लोग उसी को और प्रैक्टिस करके रिटेंशन बढ़ाते हैं इन्फॉर्मेशन का। तो जितना ज्यादा रिटेंशन होगा इस इन्फॉर्मेशन का उतना आपके लिए बेटर है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा वीडियो खत्म करने से पहले, मतलब आप तो चाहो तो वीडियो उसकी आप बंद कर सकते हो, लेकिन वीडियो खत्म करने के बाद आप सबसे पहले कहीं और स्विच मत कर जाना। 5-7 मिनट बैठकर सारे कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़े हैं इनको अपने ब्रेन में रिकॉल करो, माइंड में रिकॉल करो, ताकि इसका रिटेंशन बढ़े आपके दिमाग में। जितना ज्यादा अच्छा ही रिटेंशन होगा उतने अच्छे से आप ये चीजें कर पाओगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतने रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जम के पढ़ाई करते रहो, रिविजन करते रहो, जो भी डाउट्स आते रहे मेरे साथ डिस्कस करते रहो। मुझ तक रीच आउट करने के सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से मुझ तक रीच आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।